नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय तो दो ही था। एक तो पाकिस्तानी सेना का नया सेना प्रमुख और पुराने सेना प्रमुख के विदाई पर सेना अध्यक्ष निवर्तमान का बकवास। दूसरा, एक चवन्नी छाप हीरोइन के ट्वीट पर बवाल। मेरे लिए वो दोनों ही मामला रेलेवेंट है ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी सेना का सेना अध्यक्ष अपने पाकिस्तानी बाउंड्री से क्या कह रहा है ये उसका काम है, हमें उससे क्या मतलब। हमारे तो नरेंद्र मोदी का एक दिन मन फिर जाएगा, जरूरत महसूस हो जाएगी, अगले दिन आधा पाकिस्तान हमारा होगा। तो हो सकता है बाकी आधे वाले स्वयं आकर के कह दे कि भाई साहब आप ही ठीक से संभालते हो, कईयों को संभाल रखे हो, आप ही ले लो, वो विषय ही नहीं। और रहा ये ऋचा चड्ढा का सवाल, तो ऋचा चड्ढा पर बवाल मचाना बेईमानी है। असल में ऋचा चड्ढा भारतीय हीरोइन नहीं है, उसका भतार पाकिस्तानी मुसलमान है। तो हर पत्नी का धर्म है पति के भावनाओं का कदर करना, पत्नी के नाम रोशन करना, पत्नी के परिवार का काम रोशन करना, ये उसका काम है। मेरी पत्नी अब बबुरा की भला कहाँ सोचती है? उसके मन में तो शोभा छपरा का भला ही है कि जय जिंदाबाद, शोभा छपरा जिंदाबाद, बबुरा रहे या जाए। हाँ, बबुरा का वो नुकसान और नाश नहीं सोच सकती, क्योंकि उसके माता पिता वहां रहते थे, वहां उसने जन्म लिया है। लेकिन अगर कोई एक चुनाव का मौका मिलेगा कि तुमको एक का भला बोला, सिर्फ एक, निसंदेह वो शोभा छपरा बोलेगी। उसका घर हो गया है, अब वहां उसने परिवार बनाया, बच्चा पैदा किए, भतार बनाया, सब कुछ उसका है, तो दुनिया को क्या मतलब उसका। तो ऋचा चड्ढा पर प्रश्न उठाने वाले लोग, आप ये सोचिए कि ऋचा चड्ढा ने मुसलमान से ब्याह किया है, वो भी पाकिस्तानी मुसलमान से, तो वो उसका अब धर्म भी हो गया है, तो आप उसको पाकिस्तानी ट्रीट करें। लेकिन हम लोगों में एक बीमारी है, अब हम अभी तक सानिया मिर्जा को भारतीय 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 कह रहे हैं। वो पाकिस्तानी मुसलमान से शादी की, पाकिस्तान का सेलिब्रिटी क्रिकेटर है, वहां से उसने बच्चा पैदा किए, दुबई में रहती है, भारत को पूछती तक नहीं है, लेकिन हम उसको भारतीय 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 मानते रहे, क्योंकि हमारे पास भजन करने के अलावा कुछ है ही नहीं है। वही ऋचा चड्ढा का, ऋचा चड्ढा का भारतीय हीरो, अबे वो दो कोड़ की हीरोइन है, वो ना ऐश्वर्या राय है ना श्रीदेवी है। और ये भी होती तो इन लोगों का कुछ दीन ईमान, थोड़े चेहरे पर चूना पूतने के बाद अस्तित्व और असली चीज दिखती कहाँ है भाई कि वो क्या है? वो तो जो मेकअप है वो है। अब अमिताभ बच्चन पाप पिक्चर में वो जो कार्टून का रोल किया था, वैसे तो रियल में है नहीं, तो मेकअप का कलाकार। तो ये जिनके चेहरे पर चूना पुतता है, उनका असली चेहरा दिखता नहीं है, आप उस पर चिंता ना करें, वो बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट जो मेरे लिए है, जिस पर मैं चिंतित हूं, और आपसे भी चाहता हूं कि आप भी इस चिंता में मेरा साथ दें और आप भी चिंतित हो, वो है उनका मन, जिनके चेहरे पर चूना तो नहीं पुता है, लेकिन असली चेहरा दिख नहीं रहा है। इतने ज्यादा पर्दे के पीछे उन्होंने अपने आप को छुपाया हुआ है कि उनका असली चेहरा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। मैं बात कर रहा हूं भारत में अर्बन नक्सलियों के बढ़ते प्रभाव पर और उससे प्रभावित होता जन समुदाय पर। ताजा उदाहरण है कि चुनाव आयुक्त के नियुक्ति पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया। सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के वकील ने कहा है कि भाई अब एक चीज बताइए कि क्या लोकप्रिय चुनी हुई सरकार के हर फैसले का निपटारा सुप्रीम कोर्ट में होगा तो ये संसद में ताला लगाया जाए, प्रधानमंत्री को घर भेजा जाए, बेचारा जा करके वहां फाफड़ा उपड़ा बेचे काहे लिए, या 2 करोड़ से ऊपर की गाड़ी पर चलते हैं, 200 करोड़ के मकान में रहते हैं और सैकड़ों करोड़ की सुरक्षा लेकर के चल रहे हैं, क्या फायदा ये भारत के विकास में लगाया जाए? इतना बड़ा लाव लश्कर, सैकड़ों करोड़ रुपया का कैबिनेट पर खर्चा हो रहा है, इसको हटाओ यार, काहे लिए? सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम जज सारे फैसले लिया करे अगर यही होगा तो। लेकिन असल में नक्सली जो है, हमारे अर्बन नक्सली, उनका उद्देश्य ये है कि भारत के सभी संवैधानिक संस्थाओं को दीमक की तरह से अंदर अंदर इतना खोखला कर दो कि उनके बाप लोग जो है, जिनके बहकावे पर यह सब यहाँ पर करामात करते हैं, वो हल्का धक्का दे तो हमारी पूरी संस्थाएं चरमरा करके गिर जाए। ये उद्देश्य है उनका, आप इनको पहचानिए।
दो चार उदाहरण मात्र दूंगा, 10-15 मिनट में आपको बातें खत्म कर दूंगा, तो आपको बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं जानकारी के अभाव आपके पास नहीं, सजगता का अभाव है, क्योंकि आप उत्तेजित बहुत जल्दी नहीं होते, सुस्त पड़े प्राणी हैं। आपको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका कहना है कि सब चलता है यार, हम चिंतित होकर क्या करेंगे, लेकिन गलत सोचते हैं। देखिए, कोरोना आपको नहीं हुआ था और कोरोना आपने नहीं उत्पन्न किया था, लेकिन कोरोना के कोहराम से प्रभावित आप नहीं थे, ऐसा कैसे हो सकता है? लॉकडाउन में आप भी अपने घर में बंद थे, आप भी महीना 2 महीना 3 महीना तक अपने सगे संबंधियों से मिल नहीं पा रहे थे। आपने भी सब्जी को धो करके धूप में सुखा करके डर के मारे बनाया था, घर के दरवाजे को 5 बार साबुन से धोते थे, या आपने भी किया था। तो आपके माहौल एटमॉस्फेयर में होने वाले चीज से आप प्रभावित नहीं हुए, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी आप जाड़े का महीना का शुभारंभ हो गया तो आप उघारे बदन पंखा चला करके बैठ सकते हैं क्या? आप बोलेगा नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो कोई। तो आप एक काम कर, नंगा बदन कूलर चलवा करके बैठ जाए, जैसा आप गर्मी में बैठते थे। आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि एटमॉस्फेयर आपको इस बात की इजाजत नहीं देगा। वो कहता है कि आप स्वेटर पहनिए, मैं ये टी शर्ट के अंदर एक हाफ स्वेटर पहन करके बैठा हूं और तब आपसे बात कर रहा हूं। पहले मैं सिर्फ स्वेटर टी शर्ट पहनता था और पंखा चलाता था, और उससे ज्यादा होता था तो एसी चला के आपसे बात करता था, गर्मी बहुत ज्यादा होती थी। अभी मैं स्वेटर पहन के बात करता हूँ, इसके बाद ऊपर जैकेट पहनूंगा, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा। एटमॉस्फेयर मेरे को प्रभावित किया, लेकिन अब आपको समझ नहीं हो रही है। अगर आपके पड़ोस में आग लग जाए तो आपको घर से भागना पड़ेगा कि कहीं वो लपट आपके घर पे ना आ जाए। वो जो नोएडा में बिल्डिंग गिराई गई थी, तो आसपास की सारी बिल्डिंगें खाली कर दी गई थी। वो सब अवैध नहीं थी, लेकिन वो इसलिए खाली कर गई थी कि कहीं उसको विस्फोट से गिराने में वो बिल्डिंगें भी प्रभावित ना हो जाए। तो आसपास के वातावरण से आप प्रभावित होते हैं, आप ना माने, आपकी मजबूरी या आपकी जरूरी है, मैं तो मानता हूं। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इसे समझे, समझें और इस पर सब विचार करें, इसको मुहिम बनाएं। अब आपको खतरे से आगाह करता हूं। मित्रों, चुनाव आयुक्त का नियुक्ति, उस पर सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जेक्शन, ये बहुत घबराने वाली बात नहीं है, या कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हो को निरपह में कहानी, चुनाव आयुक्त मैं बनूं, कोई और बने, कोई और बने, इससे देश के उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है उस सोच पर जिसने चुनाव आयुक्त के नियुक्ति पर ऑब्जेक्शन सुप्रीम कोर्ट में लगाया। उनका उद्देश्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में अपना आदमी लगाना नहीं था, ना तो उनके चाचा का बेटा चुनाव आयुक्त बनने वाला है जिससे उनको परेशानी थी। उनको परेशानी इस बात से है कि चुनाव आयुक्त देश की सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है। कम से कम टीएन सेशन के बाद तो इस संस्थान की प्रतिष्ठा दुनिया में जग जाहिर हो गया है, और उसके द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि जब संसद विधानसभा में बैठता है तो वो भारत के बेहतरी के लिए काम करता है। इस संस्थान पर ही चोट कर दो ताकि चुनाव व्यवस्था ही भारत में भरभरा जाए और उनके बाप के मुल्क पाकिस्तान जैसा हो, जब मर्जी हो सेना कब्जा कर ले, जब मर्जी हो विपक्ष कब्जा कर ले, जब मर्जी हो पक्ष कब्जा कर ले, जब मर्जी हो सड़क पर जलसा निकल जाए, जब मर्जी हो प्रधानमंत्री को गोली मार दिया जाए, जब मर्जी हो जो कर दिया जाए। लेकिन जो उनके बाप लोग हैं, जिनके पैसे पर बहकावे पर ये सब के सब दोगले नालायक लोग अपना काम करते हैं, उनको इस बात की चिंता रहती है और आपको ना हो, ऐसे कैसे हो सकता? 2-3 उदाहरण फिर से सुन लीजिए, चुनाव आयुक्त वाला को रहने दीजिए। मित्रों, इस देश में ही संभव है कि अर्बन नक्सलियों का एक गैंग इस बात की मांग करने के लिए सड़क पर हड़ताल कर सकता है कि भाई चीन बॉर्डर तक हमको सड़क निर्माण नहीं करने देना। से नो टू चीन बॉर्डर रोड। आप हवाई जहाज से चीन से लड़ाई लड़िए, तोप तरुक बंदूक सब हवाई जहाज से लीजिए, सड़क मत बनाइए। बहाना क्या? पर्यावरण का कि पहाड़ की खुदाई होगी और पथले टूटेंगे तो पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा। चीन ने भारत के बॉर्डर तक पक्की और सच्ची सड़कें बना दी हैं, 5 मिनट के अंदर अपना बड़ा बड़ा हथियार लेके आ जाएगा। जब तक आपका मौसम की खराबी का इंतजार करते हुए तोप टैंक का इंतजार होगा, चीन पैदल आपके देश में घुस जाएगा। नक्सली यह चाहते हैं, क्योंकि उसके लिए चीन ने उनको पैसा दे रखा है, प्रलोभन दे रखा है कि भाई हम तुम्हारे बाप हैं और हमारा बाप होने का फर्ज यह है कि हम तुमको
जो दाम देते हैं उसका काम करो। उन्होंने पर्यावरण के नाम पर भारत में इसका विरोध कर दिया। एक और बात है अमेरिका, वो हमेशा अपना चलाता रहता है। जब भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ करने के लिए सरकार ने सोचा, वैज्ञानिकों ने सोचा, तो अमेरिका को लगा कि यार अगर ये परमाणु रिएक्टर चल जाएगा तो ये तो बहुत कम दाम में बिजली उत्पादन होगी और ऊर्जा से सब कुछ होने वाला है। मैं आपसे बात करता हूँ, इसमें ऊर्जा लगा हुआ है, ये मेरे मुंह पर बल्ब जल रहा है, ये बिजली से चल रहा है। मोबाइल का चार्ज मैंने बिजली से किया है और इसी बैटरी की शक्ति नेटवर्क को करते करते आप तक पहुंचा रहा है। अगर इसमें ऊर्जा बंद हो जाए तो हम ना तो मोबाइल पर बात कर पाएंगे, ना ही आपसे फोन पर बात कर पाएंगे। ऊर्जा का यह था, अगर ऊर्जा का प्रचुर मात्रा में भारत में उपलब्धता हो जाए तो औद्योगिक धंधा और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि भारत में बहुत सारे भूभाग में बिजली अभी तक पहुंची नहीं है। सस्ती, सुलभ और सुंदर तरीके से बिजली पहुंचेगी। अमेरिका ने अपने कुछ नाजायज पुत्रों को पैसा दिया और कहा कि भाई जल्दी इसका विरोध करो। तो उन्होंने कहा कि भाई परमाणु ऊर्जा देश के लिए खतरा है, इससे देश में खतरा बढ़ेगा, आप इसको बंद कर दीजिए। उसके लिए हड़ताल हो गया। फिर जब हमारे यहाँ बांध बना करके पानी को रोक करके देश के बहुत सारे भागों को सींचने का व्यवस्था किया गया, तो एक नक्सली को लगा दिया गया कि भाई इससे कुछ आदिवासी विस्थापित हो रहे हैं, आप उनके लिए लड़ाई लड़ना शुरू कर दो। भारत सरकार ने कहा कि जनजाति लोगों का जो घर पानी में डूबेगा, जो गांव डूबेगा, उनको उससे बेहतर शानदार पूरी की पूरी शहर बना करके हम देंगे, और उन्होंने दिया भी। लेकिन उन लोगों का उद्देश्य आपके नक्सली आदिवासी लोगों का पुनर्स्थान और पुनरुत्थान नहीं था। उनका उद्देश्य भारत के प्रतिष्ठान को चोट पहुंचाना था, भारत के विकास में बाधा पहुंचाना था, और वो इस बाधा में लगे। लेकिन सबसे दुखद और चिंताजनक बात है कि उनके विरुद्ध कोई हम जैसा आदमी मुखर होकर के करता ही नहीं। मैं यह कहूंगा कि राहुल गांधी अपने पदयात्रा में उसको साथ लेकर के चल रहे हैं, तो आप इसको राजनीतिक पोस्ट बना लेंगे। इसीलिए मैं उसका उल्लेख नहीं कर रहा कि भारत में कौन कौन लोग उसका साथ दे रहे हैं और किन किन लोगों का समर्थन प्राप्त है। लेकिन बिना समर्थन का वो इतनी बड़ी मुहिम चला कैसे लेते हैं? इस देश में इस विषय पर विचार कब होगा कि भाई कौन सी चीज पर सो मोटो लेना चाहिए, कौन सी चीज पीआईएल के रूप में जमा, मतलब जो जनहित के मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे को जनता का हित है नहीं, यह परिभाषित होना चाहिए कि नहीं, इसका एक लक्ष्मण रेखा हो कि नहीं कि किस विषय पर जनहित लिया जाए, कौन असल में जनता का हित है। क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में जनता का कहाँ हित है? जनता में से कौन सा आदमी मुख्य चुनाव बनने वाला था जिसका भूमिका प्रभावित होगी, और कौन सा मुख्य चुनाव आयुक्त बनेगा जो मोदी का बात नहीं मानेगा? हमको यह नाम बता दिया जाए। अगर मोदी का बात नहीं मानेगा तो चुनाव आयुक्त के सीढ़ी तक नहीं जाएगा, चुनाव आयुक्त की कुर्सी तो बड़ी दूर की बात है। क्योंकि चुनाव आयोग के कार्यालय पर बंदूक लेकर के खड़ा रहते आदमी फट से सटा के गोली मार देगा। लेकिन मोदी ने कहा है कि भाई जो आदमी चाहे चुनाव कार्यालय में भ्रमण करना चाहे करे, तभी वो बंदूक वाला गोली फायर नहीं करता। तो ऐसा कौन सा जगह है जहां मोदी की माया नहीं है, या किसी भी प्रधानमंत्री का माया और छाया नहीं है? यह सोचना बड़ा बेईमानी है। इन सब बातों को सोचने के बाद आपको यह जान करके चिंता होगा कि हमारे देश के नक्सल आतंकवादी लोग, नक्सल ऑक्रेंस वाले लोग किस हद तक इस देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और दुनिया की कितनी खुफिया एजेंसियां हमारे देश में काम कर रही हैं। आपको कई चीजें लगेगा कि यार यह तो हमारे लिए हो रहा है, लेकिन जब आप पाएंगे तो पता चलेगा कि यह देश के विरुद्ध के लिए हो रहा है। आखिर कोई आदमी चीन बॉर्डर पर सड़क बनाने का विरोध किस उद्देश्य के प्राप्ति से कर सकता है, यह सोचने की बात है। पावर प्लांट का विरोध किस उद्देश्य से कर सकता है, सोचने की बात है। बम के निर्माण का विरोध किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कर सकता है, यह सोचने की बात है। चीन से लड़ाई ना लड़ा जाए और चीन के साथ समझौता किया जाए, इस विषय की मांग करने वाला आदमी किस मंशा से कर रहा है, यह सोचने की बात है। पाकिस्तान पर हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, इस बात को भारत के लोगों को झुठलाने के पीछे कौन सी मानसिकता काम कर रही है, सोचने की बात है। पाकिस्तान कह रहा है, प्रधानमंत्री पाकिस्तान इमरान खान उस वक्त सदन में पाकिस्तान के कह रहा है कि
भारत के वजीर आजला ने बहुत बड़ा निर्णय ले लिया था। अगर हम उस महान मूछधारी पायलट को नहीं छोड़ते तो कुछ भी हो सकता था। जैसे उन्होंने हमारे एक शहर में अटैक करके ऐसा करेगा, वो पार्लियामेंट में बयान दे रहा है और हमारा नेता करे कि नहीं, किसी तरह की कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं, अब की बार हमको दिखा के करना। पाकिस्तान को आ रहा था कि एक पेड़ गिरा जिसमें 2 कौवे मर गए। मतलब अगर मान ले कि 1% की हमारी भारत की सेना ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक का झूठा वीडियो जारी, मान लिया 1%, ऐसा है नहीं, मतलब बिल्कुल कतई कान पकड़ के कह रहा हूं कि मेरी सेना झूठ बोली है, नहीं ऐसा नहीं है, बट 1% आप ही की बात को सत्य मान ले तो इस बात को झूठा साबित करके आपको क्या प्राप्त हो रहा है? और अगर आप इसे कहेंगे और भारत और भारतीयों का मनोबल बढ़ जाएगा तो आपका क्या नुकसान होगा, यह सोचने की बात है। हमें इन सब विषयों पर बहुत बहुत गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है कि आखिर कोई कैसे हमारे देश के प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन मैं किसी संस्था, किसी एनजीओ और किसी और की बात क्या करूं जब देश का चुना हुआ जनप्रतिनिधि 26 जनवरी पर रजाई ओढ़ करके इंडिया गेट पर सोने को तैयार है। उसे ये पता नहीं चल रहा कि भाई वो भारत के एक राज्य का झूठा ही सही मुख्यमंत्री बन चुका है और मुख्यमंत्री संवैधानिक पद है। भारत के संविधान का शपथ लिया गया और संविधान में 26 जनवरी को राष्ट्रीय त्योहार घोषित किया गया है और हम इस राष्ट्रीय त्योहार के दिन अगर रजाई ओढ़ के सड़क पर सो रहे हैं तो इससे दुनिया में लोकतंत्र का माहौल बनेगा। लेकिन उसको उससे क्या मतलब है, क्योंकि उसके तो आका ने, उसके बाप ने उसको कहा है कि भाई दुनिया में भारत की बदनामी हो और ये 26 जनवरी को रजाई में सोने से बड़ा कोई मौका नहीं होगा। वो सोया और देश भर में बदनामी होने दिया, क्योंकि उसको देश से क्या मतलब, देश को तो उसने मुफ्त की राशन दे करके चरस पिला दिया है और लोग उसके चरस के आगोश में आ गए हैं। अब वो कुछ भी करता रहे, जेल में उसका मंत्री मसाज लेवे, बादाम खावे, कुछ भी करे, क्या फर्क पड़ता है भाई? इन सब विषयों पर हम सब लोगों को विचार करना पड़ेगा। सिर्फ इस बात से खुश ना हो कि एमसीडी में कौन जीत रहा है, गुजरात में कौन बाजी मार रहा है, और जगह जो चुनाव हो रहे हैं, हिमाचल प्रदेश और जगह जो उपचुनाव यूपी में हो रहा है उसमें कौन जीत रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। कोई भी जीते हो, कोई निर्भूमि का हानि, लेकिन हानि हमें होगी हमारे संवैधानिक संस्थाओं पर असंवैधानिक साबित करने के जो नक्सली आतंकियों का प्रयास हो रहा है, उससे हमको बचने की जरूरत है। और अगर हम उससे नहीं बचेंगे तो इस देश में बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। भाईचारा तो हमने बिगाड़ लिया है इन नक्सली आतंकियों की वजह से, संबंध तो हमने बिगाड़ लिया है। बयानबाजी करके एक दूसरे को गलत साबित करने में वो सब बिगड़ता जा रहा है। आज 48 टुकड़ा करने को जायज ठहराने की भी मुहिम की जा रही है। को फलाना यादव जी ने 4 टुकड़ा किया था तो ये कर दिया तो क्या हुआ। आज हलाली को, कुर्बानी को और बलि को बराबर करने का प्रयास हो ही रहा है। यह सब भारत का मुसलमान हिंदू नहीं कर रहा है, यह भारत का नक्सली आतंकी कर रहा है। और नक्सल आतंकी पाकिस्तानी आतंकी से ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी आतंकी को सीधे गोली मारने की इजाज़त हमारे फौज को, अर्धसैनिक बल को है, लेकिन नक्सलियों के पास सुरक्षा कवच के रूप में कई प्रतिष्ठानें उनके साथ लगी हुई है, जिससे हमारे सुरक्षा बल उनको सीधा गोली का निशाना नहीं बना सकते। इस पर विचार की आवश्यकता है, इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है और इन लोगों के पूर्ण बहिष्कार की आवश्यकता है। मैं तो इनका हमेशा से बहिष्कार करता हूँ, इसीलिए अपने पूरे वक्तव्य में इन कुत्ते, कमेन और हरामियों का नाम तक लेना उचित नहीं समझा। आप भी ना लीजिए, बेहतर इसी में है। और जय हिंद बोलिए, भारत माता की जय बोलिए। शुभ रात्रि में आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, यही मनोकामना मैं करता हूँ, आप भी करिए। जय हो।